हेलो, नमस्ते। जियोपॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स चैनल, जियोपॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। मैं अजय कुमार झा। अभी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं देश और दुनिया में, जो अभी स्थिति बनी हुई है, ऑब्वियसली मध्य पूर्व की जो राजनीति चल रही है, और वहाँ जिस तरह से हमास की लड़ाई अभी हो रही है इजराइल के साथ, वो चीज़ें काफ़ी गंभीर होती जा रही हैं। लेकिन पता नहीं, ऐसा कुछ रहा है कुछ समय से। अगर आप 2019 के लास्ट फेज से ही चलें तो जब भी कोई बड़ी बातें होती हैं तो उसमें सारी दुनिया समा जाती है। कोविड का मसला हो, यूक्रेन का मसला हो, और अब हमास का मसला है, जहाँ इसराइल और पैलेस्टीनियन फोर्सेस में जो हमास वाला जो गाजा स्ट्रिप है, वहाँ पर जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, उसने पूरा कई तरह के सिचुएशंस खड़े कर दिए हैं। सारी दुनिया उसमें उलझी हुई है, ये तो पता ही है। उसके क्या असर पड़ रहे हैं ये भी पता है। और यह तब और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है जब इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने, जब हमास ने सडनली इसराइल पर चढ़ाई की थी और जिस तरह से गोले दागे गए थे, तो उसके बाद नेतन्याहू साहब ने जो जिन बातों को रखा, उससे आने वाले समय में चीज़ों की गंभीरता का अंदाज़ा लगा था। उन्होंने कहा था यह लड़ाई लंबी चलने वाली है। तब तो हमें भी भरोसा नहीं था कि यह लड़ाई सचमुच लंबी जाने वाली है, क्योंकि यूक्रेन में हम लोगों ने देखा था, वहाँ भी भरोसा नहीं हुआ था कि यूक्रेन में रसा ने जो उनके साथ जो रसा के साथ जो उनका युद्ध शुरू हुआ, वो मतलब यूक्रेन का, वो इतनी लंबी खींचेगी वो लड़ाई, इस बात का अंदेशा तो बिल्कुल दुनिया, मुझे नहीं लगता है दुनिया में किसी भी बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को भी रहा होगा, परंतु वह खींचा और आश्चर्यजनक रूप से खींचा। कहाँ रसिया और कहाँ यूक्रेन, दोनों में तुलना नहीं थी, परंतु चूँकि वहाँ वेस्टर्न पावर उसके साथ आ चुके थे और उसके साथ यूएसए भी था, तो चीज़ें बढ़ रही थी, तो फिर बातों का वज़न या जो चीज़ें जिस तरह से चल रही थी उसके तत्व तो समझ में आने लगे। लेकिन ये ठीक उसी तरह से मध्य एशिया में होगा, और इज़राइल को हमास में जिस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, उसमें लड़ाई लंबी चलेगी, इस बात का भी भरोसा तो बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं था। मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में किसी भी बड़े बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट को रहा होगा, सिवाय उनके कि जो इस बात की गंभीरता को अंदर से समझते होंगे। और जब वहाँ के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जी ने साफ खुद ही कहा कि यह लड़ाई लंबी चलेगी, तो गाजा स्ट्रिप जितना छोटा है, और वहाँ हमास इतना पावरफुल होकर के वहाँ बैठा होगा कि इज़राइल को एक लंबी लड़ाई वहाँ लड़नी पड़ेगी, ये बात समझ से परे तब भी लगा था और आज भी लग रहा है। लड़ाई सचमुच लंबी चली जा रही है। और जिस तरह से किलाबंदी हमास ने किया है गाजा स्ट्रिप में, यह भी हैरान करने वाला है पूरी दुनिया के लिए। कहाँ से इतनी टेक्नोलॉजी इन्हें मिली, कहाँ से ये कुछ इतना कर पाए। रिसोर्सेज तो बात पता चल रहा है कि उसे तो हमास को रिसोर्सेज तो कई जगहों से मिल रहे थे, कई देशों से मिल ही रहे थे, परंतु टेक्नोलॉजी भी ऐसी कि अंडरग्राउंड नेटवर्क बिल्कुल एकदम एक अलग पैरेलल दुनिया वहाँ खड़ी थी, इस बात का अंदेशा किसी को नहीं था। और वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, अंडरग्राउंड टनल्स और बहुत सारी चीज़ें, तो हथियार वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब वो सब दिख रहा है। अब ऐसे में यह सिर्फ हमास और पैलेस्टाइन से ही रिलेटेड तो रहा नहीं, क्योंकि गाजा स्ट्रिप के साथ साथ वेस्ट बैंक भी इसमें उलझ गया है, जो जो पूर्व इसराइल के पूर्वी साइड में है। वैसे वेस्ट बैंक हम लोग उसे जानते हैं, और इधर जो वेस्टर्न साइड है, जो गाजा स्ट्रिप है, दोनों तरफ अब लड़ाई वाली स्थिति बनी हुई है। उतना ही नहीं, अब तो वो लेबनान में भी इंटर कर चुका है। चीज़ें वहाँ भी गंभीर होती जा रही हैं, और अभी उससे आगे जाने की संभावना भी दिख रही है। अब एक सबसे बड़ी बात मुझे ये नहीं समझ में आ रही है, और कि क्या ये हमास इतना शक्ति संपन्न है
कि इज़राइल एक पावरफुल कंट्री के रूप में जाना जाता है, इसमें तो कोई शक है नहीं। छोटा सा मुल्क है परंतु उसकी शक्ति का पता तो सभी लोगों को है, सभी राष्ट्रों को है। हालांकि वो बड़ा ही टेकन अबैक था, उसे भी पता नहीं किस तरह से इज़राइल वालों को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी तैयारी के साथ उन पर अटैक होने वाला है। क्या इज़राइल ने इसे जानबूझकर नज़रअंदाज किया या सचमुच वहाँ इतना बड़ा फेलियर था, ये बात इसका अभी पर कोई क्लैरिटी इसकी है नहीं। परंतु लग तो यही रहा है कि इज़राइल को इस बात की जानकारी थी नहीं, और यह भी अपने आप में अचंभे वाली बात है। लेकिन स्थिति तो यही बनी है। और अब जब अब हिजबुल्लाह ग्रुप के साथ भी वहाँ ये उलझ गए हैं, और उसमें जब ईरान और चाइना, रसिया, इन लोगों के जो रोल हो रहे हैं, और उसमें उधर यूएसए उनके साथ खड़ा है, तो चीज़ों की गंभीरता समझी जा सकती है। और ख़ास करके तब जबकि मध्य पूर्व में, जिसे वेस्ट एशिया भी लोग कहते हैं, कि उधर किस तरह से एक नया डिस्कोर्स इमर्ज कर रहा था। वहाँ डेवलपमेंट का जो एक नैरेटिव सेट हुआ है, यूएई से लेकर के सऊदी अरब तक आप चले जाएं, तो सारे जो इस्लामिक देश हैं वे सभी डेवलपमेंट की ओर मुखातिब इधर हुए हैं। ईरान भी एक डेवलप नेशन ही कह सकते हैं कि हो चुका है, उस नज़रिए से अगर आप देखें तो। ऑफ कोर्स वो यूएसए की तरह नहीं है, परंतु उसका भी रुख वही है, विकास है, और उस विकास के क्रम में ही डिफेंस सेक्टर भी उसका आता है। अब ये सब चीज़ें चल रही थी, उसमें ये हमास वाला मसला आ गया। अब यहाँ चीज़ें बढ़ रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। भारत का जहाँ तक संबंध है, हमें पता है कि इस बार भारत ने इज़राइल का साथ दिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत ने इज़राइल का साथ देने के क्रम में पैलेस्टाइन को छोड़ दिया है। पैलेस्टाइन को भी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जा रहा है, और अभी भी सरकार ने जो रुख अपनाया हुआ है उसे साफ लगता है कि वो मध्यमार्गी ही है। हालांकि पहले ऐसा था नहीं, यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइल को भारत ने खुलकर सपोर्ट किया, परंतु यह भी जता दिया कि पैलेस्टाइन उसका दुश्मन नहीं है, पैलेस्टाइन उसके साथ वह खड़ा है। हर मुश्किलात में जहाँ भी उसकी ज़रूरत होगी वो करेगा। ठीक कुछ उसी तरह से जैसा कि यूक्रेन में स्थिति बनी थी। अब इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि कम से कम दोनों जगह से कम्युनिकेशन होने से बाद में जब लड़ाई को रास्ते पर लाने की बातें होंगी तो भारत की उसमें प्रमुख भूमिका हो सकती है, और होनी ही है, वह है। अब और अभी जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि ग्रीस भी इस पूरे नेटवर्क में भारत के साथ, ग्रीस हो, इजिप्ट हो, जो वेस्टर्न एशिया से और थोड़ा उधर यूरोप की तरफ निकलता हुआ, तो भारत इन सबों के साथ बेहतर संबंध बनाते हुए, इजराइल इंक्लूडिंग, और पैलेस्टाइन वाला हिस्सा, मतलब यूएई, सऊदी अरब वाला सब, अब उस पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन अभी जो G20 वाला सम्मेलन हुआ, और G20 वाले सम्मेलन में जिस तरह से भारत को उसका एडवांटेज मिला, उसकी वजह से वेस्ट एशिया और इंडिया का जो कनेक्टिविटी था उसमें वो बातें भी सामने आईं, और उसमें यह स्पष्ट हुआ कि एक रोड और रेल नेटवर्क बनेगा जो सीधे इंडिया को वेस्ट एशिया से कनेक्ट करेगा, और वेस्ट एशिया से होते हुए आने वाले दिनों में जिसकी संभावना यह होगी कि वो यूरोप से भी कनेक्टेड हो पाए। लेकिन अब इस बीच में ये इजराइल वाला युद्ध आ गया, और इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बिल्कुल साफ वार्निंग दिया था कि इस बार की लड़ाई लंबी होगी, और इस बार सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस ही नहीं होगा, ज्योग्राफिकल चेंजेस भी हो जाएंगे अगर चीज़ें आगे बढ़ी तो। लग कुछ ऐसा ही रहा है। अब यूएसए एक तरफ से बिल्कुल स्टैंड लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन उसने, यूएसए ने भी वेस्ट एशिया के दूसरे मुल्कों को जो इस्लामिक कंट्री है उसे छोड़ा नहीं है, उसे साथ चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस के तो आसार दिखते हैं। आने वाले दिनों में ये क्या रुख लेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इजराइल फाइनली क्या करता है। उन सब चीज़ों को देखते हुए अगर इजराइल ने थोड़ा कुछ ढील दिया
तो चीज़ें सुधार हो सकती हैं। परंतु इज़राइल ढील तभी दे पाएगा जब हमास की ओर से भी कुछ इस तरह के बड़े ही साफ साफ संकेत मिलेंगे, और जो दूसरे जो इस तरह के ग्रुप हैं जो खड़े हैं, खुल करके आना चाहते हैं पर आ नहीं पा रहे हैं, उनकी भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज़ की मजबूरियां भी दिख रही हैं, क्योंकि वो चाहते तो हैं कि यह युद्ध टल जाए, परंतु ये अप्रोच अभी भी कोई नहीं ले पा रहे हैं कि वो उसमें बिल्कुल इसराइल या इसराइल के खिलाफ ही खुल करके खड़े हो जाएं। तो ये एक अलग कॉम्प्लिकेशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं, आने वाली चीज़ों में चीज़ें और भी साफ़ होंगी। तो अभी जो स्टेटस है, मुझे लगा कि ये हमें आपसे अपनी बातों को सामने रखना चाहिए, क्योंकि इसके इम्पैक्ट बड़े ज़बरदस्त होने वाले हैं। चाइना, रसिया इन्वॉल्व है, जो वेस्ट एशिया तो इन्वॉल्व है ही है, साथ ही साथ यूरोपियन कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, तो उधर अमेरिका इन्वॉल्व है, इधर जो अगर आप एशिया पैसिफिक की बात करें तो इधर इंडिया तो है ही उसका पार्ट, साथ ही साथ जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चाइना के साथ साथ जो इधर वाला ईस्ट एशिया वाला हिस्सा है, वो सारे इसमें हैं। और तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, सारे पूरी दुनिया प्रभावित होगी। और जिस तरह से लोकेशन है इज़राइल का, वो निश्चित तौर पर सभी राष्ट्रों को कहीं ना कहीं एक बहुत ही ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस होने की संभावना की ओर इंगित करा रहा है। तो ऑब्वियसली ये रुकेंगे तो ज़रूर, पर कब तक रुकते हैं हमें इस बात को थोड़ा देखने की आवश्यकता है। जब तक चीज़ें और साफ़ नहीं हो जाती, अभी कहना स्पष्ट तो नहीं है, परंतु हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू शेयर इट। आप इसे शेयर करें और अपने इस ग्रुप में इसको बढ़ाएं और अपनी बातों को शेयर करें। हो सकता है कि मेरी कुछ बातों से आप सहमत नहीं होंगे या मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, परंतु हम लोग आदान प्रदान तो ज़रूर कर सकते हैं। एक बड़े ही शालीन तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हुए अपनी बातों को रख सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट among your friends and other family members. Thank you. Jai Hind.